नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, जीटीए के लाइव क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, जिंदगी में समय कभी किसी व्यक्ति को सफल नहीं बनाता है, बल्कि समय का सही इस्तेमाल व्यक्ति को सफल बनाता है। समय का यदि कोई व्यक्ति सही इस्तेमाल कर रहा है तो वो अवश्य सफल होगा। आप अपने आप को समय के अनुसार डालें। आज हम एक नए टॉपिक के साथ चल रहे हैं। बल, दाब और घनत्व। बल, दाब और घनत्व, ये अपना टॉपिक है आज का। आगे क्या? बल क्या होता है जी? बल क्या है? बल एक कारक है। बल क्या है? एक बाह्य कारक है। बल क्या है? एक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था को बदल सकता है। यस। अरे बल क्या होता है? बल एक कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में बदलाव करता है। बल क्या है? बल एक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में बदलाव कर देता है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसको आप धक्का लगाते हैं या खींचते हैं तो उसका स्थान परिवर्तन होता है। तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु को खींचना या धक्का लगाना बल कहलाता है। किसी वस्तु को खींचना या धक्का लगाना, ये बल है। क्या है रे? बल है। बल एक बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में बदलाव करता है। या ऐसे बोलें कि बल किसी वस्तु की आकृति में भी बदलाव कर सकता है। किसी वस्तु को खींचना या धक्का लगाना क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा। बल का मात्रक क्या होता है रे? सबको पता है। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है? सीजीएस मात्रक, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। यह सवाल एग्जाम में पूछते हैं। 1 न्यूटन में डाइन की संख्या कितनी होती है? 10 की घात है 5 डाइन होते हैं। ये तीनों के तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। तीनों महत्वपूर्ण सवाल है ये। बल क्या है? बल एक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। बल का मात्रक यदि आपसे पूछा जाता है तो न्यूटन है। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है और 1 न्यूटन में डाइन की संख्या होती है वो आपके 10⁵ 10 की घात 5 होती है। ये कुछ महत्वपूर्ण आपके सवाल है जो एग्जाम में बनते हैं। बल के प्रकार कौन कौन से बल पढ़ने हैं? बलों के प्रकार पढ़ने हैं हमें। कौन कौन से बल है ध्यान में रखना है। ये देखना है क्या वापस?
किसी वस्तु को खींचना या धक्का लगाना ही बल कहलाता है। बल एक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था को बदल सकता है। बलों के अलग अलग प्रकार है, हम जानेंगे कौन कौन से बल है। घोड़ा गाड़ी को किस बल के द्वारा खींचता है? पेशीय बल लगेगा क्या? पेशीय बल है। बलों के प्रकार की बात करें तो सबसे पहला बल हम पढ़ने वाले हैं वो है पेशीय बल। कौन सा है? पेशीय बल। पेशीय बल क्या होता है? मांसपेशियों के द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाएगा? पेशीय बल कहलाएगा। मांसपेशियां, अरे मांसपेशियों के द्वारा, किसके द्वारा? मांसपेशियों के द्वारा लगाया गया बल, लगाया गया बल। मांसपेशियों के द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाएगा? पेशीय बल कहलाएगा। ये लो जी। और यदि सवाल आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी में मांसपेशियां कितनी होती है, ये बार बार आते रहते हैं प्रश्न। मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी है? मानव शरीर में, अरे बताओ भाई, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? यस, मांसपेशियां यदि आपसे पूछा जाए ये कितनी रहेगी? 639। मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। याद करना है इसे, ऐसे सवाल पूछते रहते हैं। तो मांसपेशियों के द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाएगा? पेशीय बल। उदाहरण क्या रहेंगे? यस, घोड़े के द्वारा गाड़ी को खींचना, घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना। पता चल रहा है क्या? घोड़ा किस बल के तहत गाड़ी को खींचता है? तो पेशीय बल होगा। सीधी सी बात है। अरे घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो पेशीय बल लगता है। मसल्स फोर्स लगेगा। कौन सा? मसल्स फोर्स। ध्यान में रखना, पेशीय बल लगेगा। ऊंट है ना, ऊंट, रेगिस्तान का जहाज, बहुत ज्यादा वजन को लेके चल सकता है, तो ऊंट में भी कौन सा बल लगने वाला है? पेशीय बल। ऐसा बल जो पेशियों द्वारा लगाया जाए। आप जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो उसमें भी कौन सा बल लगता है? पेशीय बल। तो आप समझ गए होंगे पेशीय बल क्या है। अब इसमें इतना ज्यादा समझने की है भी नहीं। मांसपेशियों के द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाएगा? पेशीय बल कहलाएगा। दूसरा बल लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, अभिकेंद्रीय बल। इसको समझना आप, अभिकेंद्रीय बल, ये इंपॉर्टेंट है। अभी का मतलब होता है अंदर, केंद्र आप जान गए, केंद्र के अंदर की ओर। ये देखो भाई, ये वाला मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये केंद्र बिंदु है। अब किसी वस्तु के द्वारा केंद्र की ओर लगाया गया बल इस साइड में, अरे किसी वस्तु के द्वारा केंद्र की ओर लगाया गया बल क्या कहलाएगा? अभिकेंद्रीय बल कहलाएगा। ये केंद्र है ना, केंद्र, इसकी ओर लगने वाला बल क्या कहलाएगा? अभिकेंद्रीय बल। ये इसकी परिभाषा रहती है, नाम से ही पता चल रहा है, अभिकेंद्रीय, केंद्र की ओर। नोट करें, किसी वृत्ताकार पथ में, किसी वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाला बल, क्या भाई? केंद्र की ओर लगने वाला बल, केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाएगा? अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। नोट करें इस बात को, एग्जाम में यहां से सवाल बनते हैं। ये लीजिए, अभिकेंद्रीय बल है, नाम से पता कर सकते हैं आप। अभी का मतलब अंदर की ओर, केंद्र हो गया ये। अब इसके उदाहरण देखिएगा आप, उदाहरण बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्या हुआ?
मुझे ये बताओ, पृथ्वी है ना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उसमें कौन सा बल लगता है? एक परमाणु जो होता है, ये परमाणु एटम है, और परमाणु में क्या होता है? परमाणु में क्या होता है? नाभिक होता है। क्या होता है रे? नाभिक। परमाणु में क्या होता है? नाभिक। नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड। और नाभिक में होता है, ध्यान में रखना, है नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की, और इसके अंदर एक तो प्रोटॉन होता है और दूसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन। एक तो होता है प्रोटॉन, दूसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो यहां से भी छोटे छोटे सवाल बन गए। बताओ, पहला तो ये बताओ, प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज किसने की? ये आज ही सवाल आया आपके, कौन सा आया है? यस, प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन। कौन था? गोल्डस्टीन। ये वाला न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की खोज बताओ। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। किसने? जेम्स चैडविक ने। ये कितनी बार आ गए सवाल, गलत मत करना इसको। जेम्स चैडविक कौन है? और एक और बच रहा है, वो क्या है बताओ? इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है? अब यहां से भी सवाल बन गया, एक परमाणु की नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? अरे बताओ फटाफट। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? यस, जे जे थॉमसन। ये रहेगा जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन। ये बहुत बार एग्जाम में आते हैं सवाल। अब सवाल ये बन रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, इसके चारों ओर दिख रहा है क्या? हाँ, ये चक्कर लगा रहे हैं ना ऐसे इलेक्ट्रॉन, ये वाले दिख रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाभिक के, नाभिक की खोज भी लिख लेना, रदरफोर्ड ने की। किसने की? रदरफोर्ड ने। अब जब ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो इसका जो बल है ये केंद्र की ओर लगेगा, इसलिए इसमें अभिकेंद्रक बल हो गया। उदाहरण आप देखें, ध्यान में रखना, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर। अब प्रश्न आता है, प्रश्न आता है इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर काटना या लगाना, ये कौन सा बल है? तो आपका आंसर होगा अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल होगा? अभिकेंद्रीय बल। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसमें कौन सा बल लगेगा? तो अभिकेंद्रीय बल। कौन सा लगेगा? अभिकेंद्रीय। एक और नोट कर लें आप, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, इसमें भी कौन सा लगेगा? बताओ कौन सा लगेगा? लेकिन घोड़ा किस बल के तहत गाड़ी को खींचता है? तो मासपेशीय बल होगा या पेशीय बल होगा। ठीक है, पेशीय बल होगा उसमें, गलत मत कर देना। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते अभिकेंद्रीय बल के द्वारा। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना अभिकेंद्रीय बल है। और बताओ, अच्छा, ये एक रस्सी है, ये क्या है? रस्सी है, और इसे एक पत्थर बंधा हुआ है, इसको आप घुमा रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं ऐसे। रस्सी से पत्थर बंधा हुआ है, इसको घुमा रहे हैं आप ऐसे। तो ये वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है और केंद्र की ओर बल लग रहा है, उसमें भी कौन सा बल लगेगा? अभिकेंद्रीय। लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ देंगे फिर क्या होगा? दूर चला जाएगा। तो उसमें गति कौन सी होगी? कौन सी गति होगी फिर?
अरे पत्थर का रस्सी से बंधा हुआ है पत्थर, उसको आप ऐसे घुमा रहे हैं तो वृत्ताकार पथ में चल रहा है, अभिकेंद्रीय बल लग रहा है। लेकिन जैसे ही उसको आपने छोड़ दिया तो उसमें गति कौन सी होगी? सरल रेखीय गति। कौन सी होगी? सरल रेखीय गति। आपने पढ़ी थी ना सरल रेखीय गति। इसके और भी एग्जाम्पल रहेंगे। मौत के कुएं में, मौत का कुआं देखा है क्या? अरे देखा है। मोटरसाइकिल घुमाना, देखा है क्या? मौत का कुआं। सर्कस में क्या करते हैं, एक कुआं बना रहता है ऐसे, उसकी दीवारों की सतह पर ऐसा बाइक को घुमाते हैं ऐसे जोर से, अंदर ही अंदर, तो एक वृत्ताकार पथ में वो गति कर रहा है। तो वृत्ताकार पथ में गति करें, केंद्र की ओर बल लगे तो उसमें लगता है अभिकेंद्रीय बल, वो अलग है, वो इसमें नहीं आएगा। वो इसमें कहां से आएगा बताओ? अच्छा ये पता चल गया क्या? अभिकेंद्रीय बल क्या होगा? ऐसा बल जो केंद्र की ओर लगे उसे कहेंगे अभिकेंद्रीय बल। कर लोगे? यहां से कर लोगे क्या गौराव? फिर पूछेगा ये कहां से आया। नेक्स्ट, अपकेंद्रीय बल। बलों के प्रकार जानने आपको। अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। अब इसका मतलब होता है केंद्र से दूर। होता था केंद्र की ओर, लेकिन ये है केंद्र से दूर, अपकेंद्रीय। जैसे, ठीक है, अब केंद्र से यहां से कोई दूर कोई बल लग रहा है तो उसको बोलेंगे हम अपकेंद्रीय बल। और उसमें क्या था? उसमें ये था परिधि से केंद्र की ओर लग रहा था, वो अभिकेंद्रीय था। लेकिन इसमें केंद्र से दूर लगना, बताओ ऐसा कोई बल है? किसमें लगेगा? बिलोना देखा है घर में? बिलोना है, बिलोना देखा है ना? केंद्र से दूर हटता है। दूध से मक्खन प्राप्त करना, दूध से मक्खन प्राप्त करने की विधि है ये, समझ गए क्या? अब केंद्रीय बल लिखिएगा। कहां से प्राप्त करते हैं? दही से मक्खन प्राप्त करना। केंद्र से दूर, केंद्र से दूर लगता है, ये याद करना, ये केंद्र से दूर लगता है, यानी केंद्र से बाहर की ओर, अर्थात केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है। केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है। आपने देखा गाड़ी में आप बैठे हुए हैं और कोई ड्राइवर मोड़ में अचानक गाड़ी को मोड़ता है तो आप किस दिशा में झुकते हैं बताओ? अरे किस दिशा में झुकेंगे बताना जरा। अब केंद्रीय बल का मतलब क्या है? केंद्र से दूर। उदाहरण नोट कर लेना। दही में से मक्खन को अलग करना, दही में से मक्खन अलग करना, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ये कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। दही में से मक्खन को अलग करने की विधि कौन सी है? तो अपकेंद्रीय बल है। अपकेंद्रीय यंत्र भी कहते हैं इनको। दही में से मक्खन को अलग करना, ठीक है। दूध में से क्रीम निकालना, ये सही है क्या? दूध में से क्रीम निकालना एक ही बात है। और बताओ। ड्राई क्लीनर आपने देखा है ना? ड्राई क्लीनर, वॉशिंग मशीन वाला, कपड़े धोने वाला, तो ये ड्राई क्लीनर में भी इसका ही प्रयोग करते हैं।
ये अपकेंद्रीय यंत्र है। ठीक है भाई, अपकेंद्रीय दही में से मक्खन को अलग करने का बल है वो अपकेंद्रीय है। अभिकेंद्रीय केंद्र की ओर लगेगा, तो ये छोटे छोटे बल है, ध्यान में रख लेना आप। एग्जाम में सवाल आए तो गलत मत करना। और देखते हैं नेक्स्ट, अगला लिखना ससंजक बल। अब बताओ, ये कौन सा बल है? ससंजक बल है भाई विनोद। ये ससंजक बल कौन सा होता है? अभिकेंद्रीय आपने सुना, अपकेंद्रीय सुना, पेशीय बल सुना, ये कौन सा बल है? ससंजक बल। ये क्या है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगता है। नोट कर ले, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य, अरे लिख लो आप, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। क्या? लगने वाला आकर्षण बल। ये होता है जी, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाएगा? ससंजक बल। नोट डाल के लिखो, इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। ठोस पदार्थों में ससंजक बल का मान क्या होता है? ज्यादा। ठोस पदार्थ में ससंजक बल ज्यादा लगता है। ससंजक बल, ससंजक बल का मान क्या होता है? सर्वाधिक होता है, ज्यादा होता है। किस प्रकार के पदार्थों में ससंजक बल का मान सबसे ज्यादा होता है? तो ठोस पदार्थों में। और ठोस पदार्थ की पहली अवस्था है, याद है क्या? अब यदि इसका मान सबसे ज्यादा है तो ठोस का आकार कैसा होगा? ठोस का आकार कैसा होगा? यस, लिख सकते हैं आप। इसी कारण ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित। ठोस का आकार कैसा होता है? निश्चित। ठोस का आकार निश्चित होता है। द्रव्य का आकार कैसा होता है? और गैस का आकार? यस। तो ठोस का आकार निश्चित इसीलिए होता है क्योंकि ठोस पदार्थ के अणुओं के बीच में ससंजक बल का मान क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद में बात करें द्रव्य की। द्रव्य में ठोस की तुलना में कम होता है। द्रव्य में क्या होता है? ठोस की तुलना में कम। अब बात कर सकते हैं द्रव्य का आकार कैसा होगा? आकार कैसा होगा रे? द्रव्य का आकार अनिश्चित, इसलिए इसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है जी। ये बातें ध्यान में रखनी है। कई बार सवाल पूछ लेते हैं, निम्न में से ठोस की कौन सी विशेषता सही है? ठोस का आकार निश्चित होता है, ठोस का आयतन निश्चित होता है, ऐसे सवाल पूछते रहते हैं। कारण पूछे तो ससंजक बल के कारण होता है। ये किस बल के कारण होता है? ससंजक बल के कारण। और एक बच रहा है इंपोर्टेंट, ये इंपोर्टेंट है, और वो है गैस। अब बताओ गैस में क्या होगा? गैस में ससंजक बल का मान क्या होता है? नगण्य होता है। ससंजक बल का मान क्या होता है? नगण्य। और ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि विसरण की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें होती है? मैं पूरी लाइन को लिख रहा हूं, इसलिए गैसों में क्या होती है? विसरण की क्षमता ज्यादा होती है। ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। डिफ्यूजन, विसरण नहीं जानते?
विसरण की क्षमता सबसे ज्यादा गैस में होती है, ससंजक बल का मान सबसे कम होता है, क्योंकि इनके अणुओं के बीच दूरी है वो ज्यादा होती है। गैस में है ना, देखो ये कोई पात्र है, अच्छा इसमें गैस भरी हुई है, अब पता करना, एक ये भी पात्र है, बताना मुझे, है ना, और एक ये पात्र है। अब बताओ गैस वाला कौन सा है, अब बताओ द्रव्य वाला कौन सा है, और ठोस वाला कौन सा है। ठोस में कण है वो पास पास में होते हैं, तो ठोस कहाँ है, ये आगे, ये रहा। द्रव्य ये इससे थोड़ा दूर। गैस में जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, इसलिए इसमें फैलने की क्षमता ज्यादा होती है। गैस इसके अंदर आसानी से फैल जाती है, यानी इसमें विसरण की क्षमता सबसे ज्यादा पाई जाती है। कहने का मतलब ये था, ये गैस वाला हो गया, ये क्या हो गया, गैस, ये क्या है, ठोस, और ये क्या है, द्रव। अब समझ में आई, विसरण की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें होती है, गैस में। किसमें होती है, गैस में। इसमें कण है वो दूर दूर होते हैं, ससंजक बल का मान क्या होता है, नगण्य होता है, इसलिए गैसों में विसरण की क्षमता सबसे ज्यादा पाई जाती है। यह ससंजक बल है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगेगा, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। कर लोगे क्या, अगला बल लिखना, आसंजक बल। आसंजक बल, व्यक्ति सीधा खड़ा रह पाता है किस कारण, तब लगेगा घर्षण बल। कौन सा बल लगेगा, घर्षण। आप बैठे हो किस बल के तहत, दरवाजे को बंद कर सकते हैं, कौन सा बल लगेगा, इनमें घर्षण बल लगता है। क्या लगता है रे, घर्षण बल। वहां कोई मत कर देना पेशीय बल। आसंजक बल दो भिन्न अणुओं के, उसमें तो था दो समान अणु एक ही पदार्थ के, इसमें लगेगा एक ही पदार्थ के दो भिन्न अणुओं के बीच। दो भिन्न अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाएगा, यह आसंजक बल है। ससंजक बल में एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगेगा आकर्षण बल, और इसमें लगेगा दो भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच में आकर्षण बल, वो होता है आसंजक बल। ब्लैक बोर्ड होता है ना, उसमें आप चौक से लिखते हैं, गिल्ली चौक से, तो जो लिखा है आपने उसमें उभार आ जाता है, देखा है क्या। अरे ब्लैक बोर्ड जो होता है उसमें चौक से लिखते हैं ना, गिल्ली चौक से, तो थोड़ी देर के बाद में अक्षरों में उभार आ जाता है, होता है ना ऐसा। तो दो भिन्न पदार्थ हो गए, दो भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच में बल लग रहा है, तो ये आसंजक बल है। एग्जाम्पल की बात करें, ब्लैक बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड जिसको हम बोलते हैं श्यामपट, ब्लैक बोर्ड पर गिल्ली चौक से लिखने पर या भीगी हुई चौक से लिख लें, भीगी हुई चौक से लिखने पर, चौक का फॉर्मूला क्या होता है, लिखने पर क्या आता है, उभार आ जाता है। जी बिल्कुल, ये किसके कारण होता है, आसंजक बल के कारण। आसंजक बल का मतलब यही है, दो भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच में ये बल लगेगा। जैसे आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर भीगी हुई चौक से लिखेंगे तो उसमें उभार आ जाएगा, तो ये आसंजक बल है। कर लोगे। तो बलों के प्रकार आपने जाने, पहला पेशीय बल। पेशीय बल मांसपेशियों के द्वारा लगाया जाता है, सीधा साक है, जैसे घोड़ा है वो गाड़ी को खींच रहा है तो पेशीय बल लगेगा। इसके बाद में आपने जाना कौन है,
अगला इंपोर्टेंट है वो है घर्षण बल। घर्षण बल ये आपने पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा काम आता है दैनिक जीवन में घर्षण बल। घर्षण बल बहुत ज्यादा कार्य करता है अपने दैनिक जीवन में। हम खड़े हैं तो इसी के कारण खड़े हैं यहां, घर्षण बल। यदि घर्षण बल नहीं होता तो मनुष्य सीधा खड़ा नहीं रह पाता। यदि घर्षण बल नहीं होता तो ड्राइवर गाड़ी में ब्रेक नहीं लगा पाता। और यदि घर्षण बल नहीं होता तो हम यहां चौक से लिख भी नहीं पाते। तो इन सब में घर्षण बल ही होता है। ऐसा बल, ध्यान रखना, ऐसा बल जो दो वस्तुओं के संपर्क में आने पर, यह सवाल बनता है, दो वस्तुओं के संपर्क में आने पर सवाल यहां से बनेगा, क्या गति का विरोध करता है? गति का विरोध करता है। यह प्रश्न बनेगा, कौन सा बल गति का विरोध करता है? कौन सा करता है? घर्षण बल। गति का विरोध करने वाला बल कौन सा है? घर्षण है। दो वस्तुओं के संपर्क में आने पर जो गति का विरोध करे ऐसा बल घर्षण बल कहलाएगा। यह ध्यान रखना इस लाइन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, गति का विरोध। ठीक है भैया। टाइप की बात करें, घर्षण बल के कितने प्रकार है? कौन कौन से होते हैं? घर्षण बल के प्रकार बताना, कौन कौन से हैं? ये 3 प्रकार का होता है, फटाफट आप नोट कर लें। पहला होगा स्थैतिक। कौन सा है? स्थैतिक घर्षण। और क्या है बताओ? लोटनी घर्षण। कौन सा? लोटनी घर्षण। और तीसरा कौन सा है? सर्पी घर्षण। ये घर्षण बल के अलग अलग प्रकार होते हैं, लोटनी, स्थैतिक और सर्पी घर्षण। अब आपसे सवाल पूछा जाए कि सबसे ज्यादा घर्षण बल का मान किसमें होता है इनमें से, और सबसे कम किसमें होता है? सबसे ज्यादा घर्षण बल का मान किसमें होता है? स्थैतिक में। किसमें होता है? स्थैतिक में। ये छोटे छोटे सवाल है। स्थैतिक घर्षण बल है ना, इसमें घर्षण बल का मान सबसे ज्यादा होता है। घर्षण बल सबसे ज्यादा किसमें होता है? स्थैतिक में सबसे ज्यादा। और घर्षण बल सबसे कम किसमें होता है? लोटनी में। घर्षण सबसे कम किसमें लगता है? लोटनी में। और बीच में कौन है? सर्पी। अब ये वस्तु है, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को सरकाने का प्रयास कर रहा है और वो वस्तु उस जगह से खिसके ही नहीं। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति है किसी भारी वस्तु को वहां से खिसकाने का प्रयास कर रहा है लेकिन वो वस्तु अपने स्थान से खिसके नहीं, तो ऐसा जो बल होगा वो कहलाएगा स्थैतिक घर्षण बल। ये रही, ये वस्तु है, इसको हम खिसकाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन ये अपनी जगह से हटेगी नहीं, स्थैतिक घर्षण है। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को किसी सतह से सरकाने का प्रयास कर रहा है और वस्तु आसानी से सरक भी जाए तो ऐसा बल क्या कहलाएगा? सर्पी घर्षण। और किसी सतह पर किसी वस्तु को लुढ़काने का प्रयास करते हैं तो ऐसा बल क्या कहलाएगा? लोटनी घर्षण। आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में देखा, वो होती है ना जो ऊपर पट्टियां, इसको उतारने के लिए सिलेंड्रिकल फोर्स करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे ट्रैक्टर जो ट्रॉली होती है उसमें बड़े बड़े पत्थरों को उतारने के लिए क्या करते हैं? नीचे लोहे का पाइप डालते हैं उसमें ताकि वो पट्टियां आसानी से आ जाए। क्योंकि उसमें जो बल लगेगा वो कौन सा होगा? लोटनी। लोटनी घर्षण का मतलब लुढ़काना।
सर्पी का मतलब सरकाना, और स्थिति का मतलब सरकाते हैं लेकिन वो उस स्थान से सरकती नहीं है। ये तीन प्रकार के बल होते हैं घर्षण में। सबसे ज्यादा किसका मान होता है? स्थिति का। सबसे कम किसका होता है? लौटने का। ऐसा सवाल भी एग्जाम में बनता है और आया हुआ है, ये आया हुआ प्रश्न है। अब सवाल देंगे आप में कि बताइए इनमें से कौन सा घर्षण बल का टाइप है वो सही है। जैसे मैंने लिख दिया आपकी स्थैतिक, कौन सा? स्थैतिक, बताना जरा। फिर मैंने लिख दिया लौटनी। ऐसा सवाल पूछते हैं एग्जाम में, इनमें से कौन सा सही है? सर्पी। ऐसा सवाल आता है एग्जाम में, फिर पूछते हैं कहां से आ गया, क्या सही है क्या? ये पूछेंगे कि इनमें सही कौन सा है। अब सही का मतलब ये हुआ कि जो बल घर्षण बल ज्यादा लगे वो स्थैतिक है, उससे कम लगे वो सर्पी है, और सबसे कम वाला क्या होगा? लौटनी होगा। मैं कह रहा हूं कि ऐसा सवाल एग्जाम में बनता है। समझ आओगे क्या? घर्षण बल के उपयोग बताओ। घर्षण बल के उपयोग क्या है दैनिक जीवन में? यस, घर्षण बल के कारण मनुष्य सीधा खड़ा रह पाता है। घर्षण बल के कारण मनुष्य क्या? सीधा खड़ा रह पाता है। लीजिए, व्यक्ति सीधा खड़ा रह पाता है क्योंकि उसमें घर्षण बल लगता है, इसलिए। और बताओ, घर्षण बल के कारण ही ब्लैक बोर्ड से चौक से लिखा जाता है। घर्षण के कारण ही। किसके कारण? घर्षण के कारण ही बोर्ड पर चौक से लिख सकते हैं। बोर्ड पर चौक द्वारा लिखा जाता है, याद करना ये। और यदि घर्षण नहीं होता तो ये पेन है ना, ये आसानी से नीचे गिर जाता, घर्षण बल नहीं होता तो लिख ही नहीं पाते। घर्षण के कारण ही ड्राइवर ब्रेक लगा पाता है। ड्राइवर घर्षण के कारण, है ना, समझ गए क्या? ब्रेक लगाता है। तो ये सारी बातें आती है। आप बैठे हो घर्षण बल के कारण, ठीक है। बारिश के मौसम में केले के छिलके पर पैर रखने पे आप स्लिप हो जाएंगे। किसके कारण? ढोलक देखा है? ढोलक, ढोलक बजाने से पहले जो ढोलक मास्टर होता है वो ढोलक की पृष्ठ सतह पर पाउडर छिड़कता है। कैरम खेलने वाले व्यक्ति कैरम जो होता है उस पर भी पाउडर छिड़कते हैं ताकि घर्षण कम हो। गाड़ियों में ग्रीस लगाया जाता है, क्यों? यस, समझे क्या? तो ये दैनिक जीवन में घर्षण ही है जिसके कारण बहुत सारे कार्य होते हैं। कैरम पर पाउडर क्यों छिड़का जाता है? कैरम पर पाउडर छिड़का जाता है, बताओ। अब ये सवाल आ जाता है तो आप क्या करोगे? घर्षण को बढ़ाने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए, तो क्या आंसर होगा बताओ? अरे कैरम बोर्ड पे पाउडर छिड़कते हैं ना ताकि घर्षण क्या हो? कम हो। कर लोगे क्या? कर लोगे? तो ये घर्षण बल है। घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है। इसके तीन टाइप आपने जाने, स्थैतिक, सर्पी और लौटनी। स्थैतिक का मान सबसे ज्यादा होता है और लौटनी का सबसे कम होता है। कर लोगे? और बहुत सारे इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। दरवाजा खोलते हैं ना, इसमें भी घर्षण बल लगता है, इसी के कारण ये आसानी से खुल पाता है। ठीक है भाई, कर लोगे? और बताने? एक और लिख लो, एक और लिखो। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। बहुत सारे मैंने बलों के प्रकार बताए हैं आज।
उसमें आया आपके ससंजक बल, आसंजक बल, घर्षण बल, पेशीय बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, और एक और आ रहा है, वो है आपके स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। इसका मतलब क्या है? सर्दियों के समय आप रात्रि में सोते हैं, कंबल देखा है? कंबल के अंदर चिंगारियां उत्पन्न होती है, होता है क्या ऐसा? वो इसी के कारण होता है। उदाहरण नोट कर लेना सीधा। कंबल में चिंगारियां उत्पन्न होना, अरे होता है कि नहीं होता? किस बल के कारण होता है? और ये खास तौर से कब होता है? सर्दियों में। कब होता है रे? सर्दियों में। सर्दी के मौसम में जब आप कंबल को ओढ़ते हैं तो अंदर से चिंगारियां उत्पन्न होती है। हाँ, इसमें जो बल लगता है वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होगा। इसके अलावा सुबह जब आप उठते हैं और बालों में कंघा करते हैं ना, बिना नहाए, तो आप देखना कि आपके बाल है वो कंघे से चिपकने लगते हैं। देखा है? या फिर स्केल जो होती है, स्केल को अभी बाल में डाल के छोटे छोटे कागज के कण के पास लेके जाओ तो वह उसके चिपक जाएंगे। इन सब में क्या, कौन सा बल लगेगा? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। कंघे से रूखे बालों में ऐसे लिखो, जब सूखे बालों में कंघा डालते हैं ना तो बाल खड़े हो जाते हैं। ये पता है क्या? तो ये भी कौन सा बल है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है। इसके अलावा भी और है, एग्जाम्पल तो खूब सारे हैं। स्केल है ना, स्केल, स्केल को बालों में रगड़ने के बाद महीन कागज के कण, महीन कागज के कणों के पास ले जाने पर कागज के कण क्या होंगे? चिपकने लगते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो बलों पर आधारित है, लेकिन कौन सा बल किस में काम करता है ये ध्यान रखना आपको जरूरी होता है। ठीक है? इसके अलावा एक दो बल और बच रहे हैं। संपर्क बल है, संपर्क बल है, चुंबकीय बल है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो होंगे कल की क्लास में, आज नहीं होगा। ठीक है? तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।